हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से बच्चों बोर्ड की आप तैयारी कर रहे होंगे और उसी तैयारी को बच्चों बेहतर बनाने के लिए आपके पास लेकर आए हैं 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार इंटर परीक्षा 2025 में बहुत ही ज्यादा बच्चों फायदेमंद होने जा रहा है। तो जिस बच्चों को आप अब तक लगता है कि सर फिजिक्स में क्वेश्चन याद करते हैं तो या तो होता नहीं है, समझ में आ नहीं रहा है, या उसे ये नहीं लगता कि सर कौन सा क्वेश्चन याद करें कि जो एग्जाम में काम आ जाए, तो बच्चों इस सब के समाधान के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कि आपको जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न होगा, अभी पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी से हम बात करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लघुत्तरीय होगा सबको आपको डिस्कशन करेंगे, सोल्यूशन करवाएंगे और यहाँ तक कि आपको कोशिश करेंगे कि याद हो जाए। तो बच्चों आप वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो होगा लघुत्तरीय प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होगा स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित आपको याद हो जाएगा। बच्चों तो देखें सबसे पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आवेश के गुणों को लिखें। तो आवेश बहुत ही सिंपल से बच्चों जो सब जानते हैं कि आवेश एक अत्यंत सूक्ष्म कण है, बहुत छोटा कण है जो विद्युत उत्पन्न करता है, उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न करता है। और आवेश के बारे में आप जानते हैं कि आवेश पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, यानी आवेश क्वांटमीकरण के रूप में होता है। बच्चों आवेश संरक्षी होता है, आवेश अपरिवर्तनीय होता है। तो ये सब बच्चों आवेश के बारे में है। तो आवेश के गुण में इस तरह से कैसे लिखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले लिखेंगे इसका आंसर इसके निम्नलिखित गुण हैं। तो बच्चों आप बढ़िया से सुनेंगे और इसको खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। अगर हम लिखेंगे तो बच्चों टाइम वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो उससे लंबा वीडियो ना हो इसके लिए हम आपको एक बार नहीं कई बार बोलेंगे जिससे आपको सुन के याद भी हो जाएगा और खुद से आप लिख भी लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, इसके निम्नलिखित गुण हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, इसके निम्नलिखित गुण हैं और उसमें सबसे पहले पॉइंट लिखना है कि आवेश क्वांटमीकरण के रूप में होता है। क्वांटमीकरण, देखो बच्चों क्वांटमीकरण लिख देते हैं। पहला पॉइंट में क्या लिखेगा, आवेश क्वांटमीकरण के रूप में होता है। तो बच्चों आप भी साथ में बोले कि पहला पॉइंट क्या लिखना है, आवेश क्वांटमीकरण के रूप में होता है। और दूसरा पॉइंट बच्चों क्या लिखेंगे, आवेश संरक्षी होता है, ना उत्पन्न कर सकते हैं बच्चों ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। तो आवेश संरक्षी होता है। और तीसरा संरक्षी या संरक्षित कर सकते बच्चों। और तीसरा पॉइंट जो होगा बच्चों, आवेश जो होता है वो अपरिवर्तनीय होता है। इनवेरिएंट अंग्रेजी बोलते हैं, अपरिवर्तनीय होता है, यानी बदलता नहीं है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। और चौथा पॉइंट लिख सकते हैं आवेश अदिश राशि होता है। आवेश अदिश राशि होता है। और भी लिख सकते हैं आवेश के बारे में, आवेश का मान Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस Ne। तो बच्चों 2 नंबर के एग्जाम क्वेश्चन है तो उसके लिए ज्यादा नहीं 4 पॉइंट काफी हो जाएगा। तो आवेश क्वांटमीकरण के रूप में होता है। तो क्या पहला पॉइंट लिखें बच्चों, आवेश क्वांटमीकरण के रूप में होता है। दूसरा आवेश संरक्षित होता है, आवेश अपरिवर्तनीय होता है और आवेश अदिश होता है। अदिश राशि, कौन सी राशि बच्चों, आवेश अदिश राशि होता है, यानी आवेश अदिश होता है, यानी अदिश राशि भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आप याद रखेंगे पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, आवेश का आयतन घनत्व क्या है। आवेश का आयतन घनत्व, इसको वे लिखेंगे इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। कितना बच्चों क्या बोले, इकाई मतलब 1 घन मीटर आयतन में जितना आवेश उपस्थित होगा उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। यह कौन सी राशि होता है बच्चों, अदिश राशि होता है। इसका SI मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब होता है और इसका संकेत रो होता है। याद रखिएगा बच्चों, आवेश इकाई आयतन में, बच्चों क्या इसका आंसर लिखेंगे, इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। यह एक अदिश राशि होता है। इसका SI मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। इसे रोह से सूचित किया जाता है, अर्थात रोह का फॉर्मूला यानी आवेश का आयतन घनत्व का फॉर्मूला आवेश बटा आयतन। ये फॉर्मूला लिख देना बच्चों, आवेश बटा आयतन। तो उम्मीद है बच्चों आपने सुन लिया होगा आवेश का आयतन घनत्व का परिभाषा। आप वीडियो को फिर से रिपीट करके सुन सकते हैं कि क्या बोले, इसका मात्रक क्या बताया था बच्चों, मात्रक जो होगा कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, ये मात्रक है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखिए ध्यान से, आवेश का रैखिक घनत्व क्या है। तो रैखिक घनत्व यानी इकाई लंबाई में, किसी चालक तार की इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। फिर से बोल सुने बच्चों, इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलाम पर मीटर होता है। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है, यानी इसका संकेत किस क्या होता है बच्चों, इसका संकेत आवेश का रैखिक घनत्व कैसे, लैम्डा। फॉर्मूला क्या होगा, Q/L। इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं, और इसका मात्रक बच्चों क्या होगा, आवेश का मात्रक पढ़े आप सब, कूलाम बटा लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम पर मीटर होता है। तो उम्मीद है कि बच्चों आप इसको दोबारा वीडियो देखकर लिख सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। रिपीट करके, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो बच्चों अध्यारोपण के बारे में पहले समझते हैं। हम समझाए थे कि देख कोई आवेश Q1 है, इसके निकट में कोई कैपिटल Q आवेश है। अब ये Q1 बच्चों इस पर बल लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है, F1 वेक्टर। Q1 आवेश जो है कैपिटल Q पर कितना बल लगाया, F1 वेक्टर। लेकिन कोई अगर दूसरा आवेश आ जाए बच्चों, दूसरा आवेश आ जाए Q2, तो क्या Q2 भी आप कैपिटल Q पर बल लगाएगा। जब Q2 Q पर बल लगाएगा तो क्या Q1 द्वारा Q पर लगने वाला बल का मान क्या बदल जाएगा। क्या Q2 आ जाने से, Q2 आवेश आ जाने से जो Q1 कैपिटल Q पर बल लगा रहा था परस्पर एक दूसरे पर, क्या उस परिवर्तित हो जाएगा, तो नहीं सर, उतना ही बल लगेगा, बल्कि ये भी बल लगाएगा। लेकिन जो पहले Q1 जितना बल लगाया था F1 वेक्टर, इसके आ जाने से अब भी Q1 कैपिटल Q पर F1 वेक्टर ही बल लगाएगा। पता ये चला जैसे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले परस्पर बल, दो आवेशों के बीच लगने वाले परस्पर बल अन्य आवेशों के द्वारा लगाया गया बल से स्वतंत्र होता है, उसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये भी बल लगाएगा बच्चों F2 वेक्टर। F2 वेक्टर तो बल लगा, हम ये नहीं कह रहे कि Q पर लगने वाला बल वही रहा, बदल गया। लेकिन Q2 पर बल, अब कैपिटल Q पर बल कौन लगाया, Q2 भी लगाया F2 वेक्टर, मान लीजिए धक्का दिया। लेकिन जो Q1 जितना पहले बल लगा रहा था, अब भी Q2 आ जाने से Q1 भी उतने ही बल कैपिटल Q पर लगा रहा है, यानी F1, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि F1 वेक्टर कौन बल लगा रहा है, Q1। तो Q2 आने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर Q3 आ जाता है तब फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये अपना बल लगाएगा। अब बल लगाएगा बच्चों किधर, इधर भेजेगा, धक्का देगा F3 वेक्टर। अब कैपिटल Q पर लगने वाला कुल नेट बल क्या लिखेंगे, F नेट बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, डॉट डॉट डॉट। ये डायग्राम भी दिखा सकते हैं, पिक्चर दिखा सकते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या लिखेंगे बच्चों, फिर से बोलें, फिर से गौर से सुने आप। दो आवेशों के बीच लगने वाले परस्पर बल अन्य आवेशों के द्वारा लगाया गया बल से स्वतंत्र होता है, उसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और ये आप इसको बल दिखा करके F नेट बराबर ये लिख सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण रहता है, जैसे दो दोस्त थे, दोनों के बीच एक रिलेशन है, लेकिन कोई तीसरा एंट्री मार ले, तो बच्चों क्या होता है ना कि एक का जितना समय एक दूसरे को जो पहले दे रहा था, किसी और के आ जाने से अब उतना टाइम नहीं दे सकता, रिलेशन उतना मजबूत नहीं रहा, तो इसको बोलेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं किया। लेकिन किसी और के आ जाने से अब भी दोनों के बीच रिलेशन संबंध वही रहा है, तो कहेंगे कि यह अध्यारोपण का सिद्धांत लागू हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आया होगा। कूलाम बल की सीमाएं क्या है बच्चों, सीमाएं मतलब जब भी होगा बच्चों यहाँ पर कि कहाँ पर कूलाम बल लागू होगा या कहाँ पर कूलाम बल का नियम फेल कर जाएगा, उसी के बारे में सीमाएं कहते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर लिखना है, इसके निम्नलिखित सीमाएं हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, इसके निम्नलिखित सीमाएं हैं। तो निम्नलिखित सीमाएं, उसके बाद पहला पॉइंट में लिखेंगे बच्चों क्या, यह बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, यानी कूलाम बल लागू जो होता है बच्चों लगता है किसके लिए, बिंदु आवेशों पर लगता है। इसलिए पॉइंट पर लिखेंगे यह बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा,
या स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, या स्थिर आवेशों पर लगता है कूलाम बल, कि अगर मूवमेंट करेगा आवेश तो बल बदल जाएगा, चुंबकीय बल आ जाएगा। तो यहाँ पे कूलाम बल जो लागू होगा स्थिर आवेशों के लिए लागू होगा, बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। और तीसरा, यह दो आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से कम की दूरी पर लागू नहीं होता है। दो आवेश लेंगे बच्चों Q1 और Q2, इसकी जो बीच की दूरी होगा कम से कम कितना होना चाहिए, 10 के पावर -14 मीटर। इससे अगर कम की दूरी रखेंगे तो कूलाम बल लागू नहीं होगा, यानी सीमाएं हैं, फेल कर जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, फिर से सुनिए आप, यह बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा पॉइंट, यह स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, दो आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से कम की दूरी पर लागू नहीं होता है, ये लिखना है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, तो आवेश बच्चों पूर्णांक रूप में होता है, तो इसका परिभाषा लिखेंगे, आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, दशमलव के रूप में नहीं, तो उसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। फिर से सुन लें बच्चों, आप खुद से लिखेंगे, आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, दशमलव के रूप में नहीं होता है, तो उसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो उसे आवेश का क्या कहते हैं, क्वांटमीकरण कहते हैं। अर्थात देख लिखना है, Q बराबर ±NE। अब यहां से बच्चों ये फॉर्मूला हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये आप लिख सकते हैं Q बराबर NE। अब समझाने के लिए रफ में समझाने, जैसे n का मान, जहां n यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, जहां n जो लिखेंगे, n क्या है, पूर्णांक संख्या। अब यहां पे समझाने के लिए लिखे हैं बच्चों, क्या देखो ध्यान से, कि Q के मान, अगर n का मान 1 लेते हैं तो प्लस E आया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, और माइनस E आएगा बच्चों, तो क्या इसका मतलब होगा, प्लस E मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अगर n के मान बच्चों कितना ले, 2 ले लेंगे, तो Q बराबर क्या आएगा, +2E, तो +2E आएगा। यहाँ पे अगर माइनस लेते तो -2 आएगा। +2E मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, -2E मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी होगा एक इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन की कमी, प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन कहते थे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो जब भी होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के रूप में होगा। कभी भी आपको आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.25 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। या जब भी धनात्मक आवेश होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सिंगल निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा आवेश। किसी पिंड से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 3.5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3.5 इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, निकलेगा जब भी इलेक्ट्रॉन सिंगल के रूप में होगा। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या है बच्चों, फिर से सुन लीजिए, आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, दशमलव के रूप में नहीं होता है, तो उसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। अर्थात Q बराबर ±NE, जहां n पूर्णांक संख्या है। ये समझाने के लिए लिखे बच्चों इतना आपको। विद्युत बल रेखाओं का महत्व क्या है, तो बच्चों विद्युत बल रेखा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बोल सकते हैं। तो फील्ड लाइंस जो होगा, जैसे यहाँ पे किसी जगह हम बताए थे क्लास में भी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है तो क्या वहां पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, तो उसको इंडिकेट कैसे करेंगे, दर्शाएंगे कैसे, तो दर्शाते हैं किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र रेखा के द्वारा। अब विद्युत क्षेत्र रेखा के द्वारा पता ही चल जाता है कि विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है कि असमान है, कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा या कहाँ पे विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कम। ये सब किससे पता चलता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखा से। उसी का दूसरा नाम विद्युत बल रेखा से पता चलता है। तो कूलाम बल या विद्युत बल रेखाओं का महत्व क्या है, तो कहेंगे कि विद्युत बल रेखाओं का महत्व, आंसर लिखना क्या बच्चों, ध्यान से सुने, विद्युत बल रेखाओं का महत्व, ये लिखना, विद्युत बल रेखाओं
विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। क्या लिखेंगे बच्चों? विद्युत बल रेखाओं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और इससे यह पता चलता है कि किस स्थान या किस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अधिक होगा या कम होगा। फिर सुनिए बच्चों, इसका आंसर क्या लिखना है? विद्युत बल रेखाओं का विद्युत बल रेखाओं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। विद्युत बल रेखाओं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और इससे यह पता चलता है कि किस स्थान में विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अधिक होगा या कम होगा। यही लिख लेना बच्चों। विद्युत बल या क्षेत्र रेखाओं के गुणों की लिखें। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों सिंपल सा गुण लिख देना है कि यह धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में लिखा रहे हैं। इस आंसर तो लिखना सबसे पहला पॉइंट लाइन, यह इसके निम्नलिखित गुण हैं। इसके निम्नलिखित गुण इस टाइप से लिखना बच्चों। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा गुणों को लिखें या और भी विशेषताओं को लिखें तो इसमें लिखना पड़ेगा इसके निम्नलिखित विशेषता है या निम्नलिखित गुण है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? इसके निम्नलिखित गुण है। फिर पॉइंट 1 देंगे यह धनात्मक आवेश से उत्पन्न होता है। देखो तो बच्चों यहाँ पे समझाए थे कि धनात्मक आवेश से उत्पन्न होता है। ये लाइन जो खींचे हैं विद्युत क्षेत्र रेखा जो आपको दिख रहा हो कि धनात्मक आवेश से क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है, जो बढ़िया से समझाए थे क्लास में कारण के साथ। और यहाँ पे एक ऋणात्मक आवेश लेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगा बल्कि समाप्त हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट होगा, ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त होती है। ये डायग्राम दिखा देंगे। तीसरा पॉइंट में क्या लिख देना बच्चों? यह बंद लूप नहीं बनाती है। यह बंद लूप नहीं बनाती है। और लिखना है सकते तो और लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं या काटती नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होगी। तो ये आपके लिए 4 पॉइंट हैं। फिर से सुनने गौर से। पहला पॉइंट में लिखेंगे यह धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती है, डायग्राम दिखा देंगे। दूसरा पॉइंट में यह ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। तीसरा पॉइंट यह बंद लूप नहीं बनाती है। चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। बस इतना लिख लीजिएगा। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स बच्चों जो है ये एक तरह के क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो विद्युत क्षेत्र रेखा बनता कहाँ पे है? जैसे प्रकाश की किरणें कहाँ पे रहेगा? प्रकाश स्रोत में रहेगा। उसी तरह विद्युत क्षेत्र रेखाएं बने कहाँ? विद्युत क्षेत्र में। अब जैसे बताए थे ना विद्युत क्षेत्र रेखाओं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो विद्युत क्षेत्र में क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र रेखा। तो उसकी संख्या को ही क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। लेकिन लिखेंगे कैसे? तो बच्चों सुने विद्युत फ्लक्स का परिभाषा। किसी विद्युत क्षेत्र में बंद तल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसका संकेत फाई होता है। यह एक अदिश राशि है, अर्थात फाई बराबर वेक्टर ई जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र बिंदु अदिश गुणनफल वेक्टर ए तल का सदिश क्षेत्रफल, जिसको या करके लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। अब बच्चों कोई पूछे थीटा क्या है तो कहेंगे वेक्टर ई तथा वेक्टर ए के बीच का कोण है। फिर से बच्चों इसका आंसर क्या लिखना है पहले ध्यान दे सुने गौर से। किसी विद्युत क्षेत्र में बंद तल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है। इसका संकेत फाई होता है। अब बच्चों फाई होता है, ये ध्यान दीजिए। ये तो आपको परिभाषा हो गया, लेकिन कभी कभी मात्रक पूछेगा कि फाई का मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक सिखाए थे न्यूटन पर कूलाम और इसका हो गया मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक तो फाई का
विद्युत फ्लक्स का एक मात्रक तो यह बन गया न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। एक मात्रक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मात्रक होता है बच्चों वोल्ट पर मीटर, और एरिया का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, कट गया तो क्या बन गया वोल्ट मीटर। तो फ्लक्स का कभी कभी मात्रक क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा वोल्ट मीटर, ये रफ में समझाने के लिए बच्चों। वोल्ट मीटर किसका मात्रक हो गया, विद्युत फ्लक्स का, और एक मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, इसको लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करना बच्चों। तो सबसे पहले एक डायग्राम छोटा सा बनाएंगे, ध्यान दें। एक स्रोत आवेश लेना है, क्या लेना है, एक स्रोत आवेश। अब इससे बच्चों कितना दूरी पर, ध्यान दें, इससे x दूरी पर एक पॉइंट ले लेंगे बिंदु A, और इसके नजदीक एक और पॉइंट लेंगे बच्चों, जस्ट नजदीक लेना है, इसके इस बिंदु का नाम B। अब बच्चों विभव डिफाइन तो होता था अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, तो कभी सर विद्युत क्षेत्र है कहाँ, और हम एक स्रोत आवेश लिए हैं, तो आपको पता चल गया हो कि स्रोत आवेश के चारों तरफ क्या उत्पन्न हुआ बच्चों, विद्युत क्षेत्र। तो हम एक Q से कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु A लिए हैं, और इसके ही निकट एक बिंदु B लिए हैं, जो दोनों के बीच की दूरी बच्चों कितना होगा, dx, कितना होगा dx। फिर A से लेकर B के बीच की दूरी कितना होगा, dx, मतलब अल्प दूरी, बहुत छोटी दूरी। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा आवेश लेंगे बच्चों यहाँ पे। अब इस आवेश Q को क्या करेंगे, अंदर लाएंगे, तो अंदर लाने में कितना दूरी तय करेगा, dx। लेकिन जैसे ही अंदर आएगा ये खुद से नहीं आएगा बल्कि बाह्य करता, क्योंकि जो Q जो है ना बच्चों, इस Q जो है इस पर बल लगा रहा है वेक्टर F, बाहर की ओर बल लगा रहा है। अब विस्थापन किधर हो रहा है बच्चों, अंदर की ओर। और रहा सवाल A और B के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है लगभग बराबर, तो सर कैसे, Q से A बिंदु, हाँ Q के कारण बिंदु A पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही विद्युत क्षेत्र बिंदु B पर होगा। क्यों, क्योंकि A और B एक दूसरे के बहुत निकट हैं। हम जान रहे हैं कि Q से A निकट है, इसलिए A पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, B थोड़ा दूरी पर है इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। जैसे बल्ब है पर, और उससे उसके जितना दूर जाएंगे उसकी प्रकाश की तीव्रता घटेगा, लेकिन A और B बहुत दूरी पर नहीं है, बहुत एक दूसरे के निकट है, इसलिए कह सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड A पर उत्पन्न हुआ है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड B पर उत्पन्न हुआ है। इसका संकेत क्या लेंगे, वेक्टर E लिख सकते हैं, या यहाँ पे वेक्टर F दिखाएं। अब बच्चों यहाँ पे तो भाषा में क्या लिखेंगे, डायग्राम भाषा। माना कोई स्रोत आवेश कैपिटल Q है, इससे x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E उत्पन्न होता है। आगे लिखेंगे इसके बाद कि स्मॉल q आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया अल्प कार्य। अब फिर उसके बाद व्यंजक लिखेंगे। फिर सुनिए मेरे बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं हम, भाषा में लिखना है, माना कोई स्रोत आवेश कैपिटल Q है और इससे x दूरी पर कोई बिंदु A स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र वेक्टर E उत्पन्न है, इतना ही लिखना। उसके बाद नीचे लिखेंगे कि स्मॉल q आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया अल्प कार्य। क्या बोलेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, स्मॉल q आवेश को, भाषा में लिखेंगे नहीं, स्मॉल q नहीं कि हिंदी में लिख देना स्मॉल q, सिर्फ संकेत लिखना, स्मॉल q आवेश इस तरह से लिखेंगे, को बिंदु B से A तक लाने में किया गया अल्प कार्य। अल्प कार्य का संकेत बच्चों W, अल्प कार्य का संकेत DW। क्यों सर अल्प कार्य क्यों, इसलिए बच्चों कि B और A एक दूसरे के बहुत ही निकट है, तो बहुत निकट होगा तो कार्य बहुत थोड़ा होगा, बहुत छोटा सा होगा। जैसे हम क्लास ले रहे हैं और थोड़ा सा पढ़ा मात्र 5 मिनट, कार्य बहुत कम हुआ, तो चला तो है लेकिन बहुत कम चला है। कितना विस्थापन हुआ है, dx हुआ है, इसलिए कार्य थोड़ा होगा, dw। अब यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन पढ़ा होगा, F विस्थापन कितना हुआ है, dx, B से dx cos थीटा। फॉर्मूला ये पूरा है, आपको बगल में लिख देते हैं, W बराबर F S cos थीटा, ये है बच्चों फार्मूला।
एफ का मान बच्चों पढ़े होंगे पहले से, Q इंटू ई। Q पर बल लग रहा है किसके कारण, विद्युत क्षेत्र E के कारण, तो Q इंटू ई होगा, क्योंकि E का फॉर्मूला होता है Q बटा F बटा Q, ये dx होगा। और थीटा के मान बच्चों क्या होगा, 180 डिग्री। आप सब पढ़े होंगे E बराबर F बटा Q, इसलिए F मान QE लिखना है। अब ये किसका मान चला, जो DW का। अब ध्यान दें, अब यहां से बच्चों Q किधर लाएंगे, तो DW बटा Q बराबर E dx। 180 क्यों लिखे बच्चों, थोड़ा सा सोचो, सब बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। बल बच्चों बाहर लग रहा है, अब विस्थापन अंदर हो रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो 180 डिग्री होगा। cos 180 का मान -1। बच्चों यहाँ पे पढ़े होंगे आप सब, कार्य बटा आवेश का मान होता है विभव, लेकिन कार्य थोड़ा हुआ है तो विभव भी छोटा होगा, ज्यादा बड़ा विभव नहीं होगा। कार्य थोड़ा हुआ है तो आप पढ़े विभव का फॉर्मूला कार्य बटा आवेश। तो बच्चों कार्य हुआ है अल्प कार्य, थोड़ा कार्य हुआ है तो विभव भी थोड़ा होगा, यानी छोटा सा होगा, अल्प होगा। तो कार्य का यहाँ पर क्या लिखेंगे, dv बराबर माइनस ई डी एक्स। फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों, बी बराबर W बटा Q। तो यहाँ पे कार्य छोटा होगा तो विभव भी छोटा होगा, डी मतलब अल्प विभव। यहाँ से dx उधर भेज देंगे बच्चों, क्या आएगा, dv बटा dx बराबर -e। इसलिए कह सकते हैं E बराबर ये बच्चों फॉर्मूला आ गया, व्यंजक सिद्ध हो गया। उम्मीद है कि आप समझ आ रहा होगा। इसको लिख सकते हैं जितना भाषा के बाद आप यहाँ से पूरा लिख लीजिएगा। भाषा आपको रिपीट कर चुके हैं, आप उसको ध्यान से वीडियो को रिपीट करके देख के लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा अगर लिखाएंगे बच्चों तो आपको भी पता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और हमें लघुत्तरीय हर चैप्टर का VVI बनाना है, दीर्घोत्तरीय भी बनाना है, और साथ ही साथ आपके लिए ऑब्जेक्टिव VVI बताना है जो बोर्ड एग्जाम में काम आ जाए। तो इतना लिख लीजिए बच्चों। और एक पॉइंट और, ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे कार्य का मान घटेगा, क्योंकि जितना ज्यादा निकट आएंगे ज्यादा कार्य होगा, कार्य ज्यादा होगा विभव ज्यादा होगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ेंगे कार्य का मान घटेगा, विभव घटेगा, ये मतलब हो बच्चों। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, समविभवी पृष्ठ क्या है, इसके गुणों को लिखें। अब थोड़ा सोचें तो समविभवी पृष्ठ क्या है। सम मतलब बच्चों क्या होता है, सम मतलब समान, विभव मतलब विभव पोटेंशियल। पृष्ठ मतलब होता है सतह, तल, जैसे ये बोर्ड तल है, वैसा सतह वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभवी पृष्ठ कहलाता है। फिर से सुनिए बच्चों, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो तो उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। जैसे भी यहां समझेंगे, एक पृष्ठ बनाते हैं बच्चों, पृष्ठ सतह, और कहेंगे देखो यहां पर विभव भी, यहां पर भी पोटेंशियल भी, बिंदु ए पर भी विभव भी है, बिंदु बी पर भी विभव भी है, बिंदु सी पर भी विभव भी है, बिंदु डी पर भी विभव देखा जाए तो भी है, यानी हर पॉइंट पर विभव क्या आ रहा है, समान, एक समान। ये है समविभवी पृष्ठ। कैसा पृष्ठ, इसका अंग्रेजी नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब रहा कि बच्चों इसके गुणों को लिखें, तो गुण में लिखेंगे सबसे, लिखिए सबसे लिखेंगे, लेकिन इसके निम्नलिखित गुण है, ये जरूर लिखना, इसके निम्नलिखित गुण है। अब पहला पॉइंट में देंगे बच्चों, देखो तो गौर से कि अगर ए से बी जाएंगे तो विभांतर क्या होगा, यानी बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभांतर। विभांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। तो विभांतर करके देखेंगे तो इस यहाँ भी यहाँ भी, और दोनों घटाएंगे तो घटकर 0 हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें यहाँ इसमें विभांतर का मान 0 होता है, इस पृष्ठ पर विभांतर का मान 0 होता है, या इसमें विभांतर 0 होता है, अर्थात डेल्टा भी 0। फिर सुने विभांतर विभव का अंतर,
ए से बी बिंदु ए और बी के बीच अगर विभव का अंतर निकालते हैं तो ए पर विभव भी है, अब बी पर विभव भी है, तो भी में से भी घटेगा 0, या ए और डी के बीच निकालेंगे तो विभव तो समान है, तो विभव का अंतर भी बच्चों शून्य होगा। दूसरा पॉइंट, अब बच्चों विभवांतर शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा। W0 को सर कैसे, तो फॉर्मूला तुमको पढ़ाए थे, डेल्टा V बराबर W/Q। अब बच्चों डेल्टा V यानी विभवांतर 0 हो जाएगा तो Q इधर आएगा 0 गुना Q 0, W का मान 0 हो जाएगा। यानी इस पर किया गया कार्य, इस पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है, यानी इसमें कार्य क्या हुआ, शून्य होगा। समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होगा, अर्थात W बराबर 0। और तीसरा में क्या लिखना बच्चों कि इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होती है। लंबवत मतलब बच्चों कैसे होगा, ध्यान दिए यहाँ पे, लंबवत जो होगा दिखा देते हैं, इस तरह से होगा। ये है बच्चों लंबवत है, वेक्टर E, और यहाँ पे दिखा देंगे ये कौन पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ, इसको आप लिख सकते हैं। बच्चों आप समविभव पृष्ठ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, संधारित्र क्या है। संधारित्र क्या है और इसकी धारिता के गुणों को लिखें। तो संधारित्र बच्चों हम बताए थे कि यह एक ऐसा वैद्युत यंत्र है। संधारित्र की परिभाषा क्या लिखें बच्चों, यह एक ऐसा वैद्युत यंत्र है जिसकी सहायता से अधिकतम आवेशों को संचित किया जाता है, संधारित्र कहलाता है। या इसमें 2 प्लेट होता है जिस पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित होते हैं। फिर से बच्चों सुन लीजिए, संधारित्र क्या है, यह एक ऐसा वैद्युत यंत्र है जिसकी सहायता से अधिकतम आवेशों को संचित किया जाता है, संधारित्र कहलाता है। इसमें 2 प्लेट होते हैं जिस पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित होते हैं। जैसे थोड़ा समझें, जैसे 2 प्लेट लेंगे, चालक ले सकते हैं, समांतर प्लेट भी हो सकता है, गोलाकार प्लेट भी हो सकता है, लेकिन जब भी हो बच्चों संधारित्र में 2 प्लेट होगा और दोनों पर क्या होता है बच्चों, दोनों पर आवेश का मान समान होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा विपरीत, एक पर +Q एक पर -Q। अगर इसलिए पूछा जाए कि संधारित्र पर कुल आवेश कितना, तो 0। ये संधारित्र बच्चों जिसमें पंखा में कंडेंसर लगा होता है, कैपेसिटर उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसका काम क्या, आवेश को संचित करना, आवेश को संचित करना। तो अधिकतम आवेश संचित करता है, इसलिए इसको यंत्र बोलते हैं कि यह एक ऐसा वैद्युत यंत्र है जिसकी सहायता से अधिकतम आवेश को संचित किया जाता है, संधारित्र कहलाता है। जिसमें 2 प्लेट होते हैं, दोनों पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित होते हैं। इसकी धारिता का परिभाषा अगर पूछा जाए तो कहेंगे संधारित्र में आवेश को संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। आवेश को संचित करने की क्षमता, कैपेसिटी से बना कैपेसिटेंस, जिसका मतलब धारिता, कैपेसिटेंस धारिता कहते हैं। तो आवेश को संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। लेकिन हमें धारिता के गुणों को लिखें, तो बच्चों इसके सबसे पहला गुण लिखेंगे, ध्यान देंगे कि इसके निम्नलिखित गुण हैं। सबसे पहला पॉइंट, यह इसका क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्लेट आकार बढ़ेगा तो आवेश ज़्यादा संचित होगा तो धारिता बढ़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्षेत्रफल पर निर्भर, क्षेत्रफल बढ़ने पर इसकी धारिता बढ़ती है। दूसरा क्या कहें, धारिता का गुण क्या बच्चों, प्लेटों की बीच की दूरी पर, ये प्लेटों की ये गुण पूछता है बच्चों, ये कहाँ पे गुण नहीं लिख के क्या लिख देगा, धारिता किन किन बातों पर निर्भर, ये लिख सकते बच्चों, निर्भर करते हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों यहाँ पे कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसके निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट में लिखेंगे क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि क्षेत्रफल बढ़ेगा धारिता बढ़ेगा। दूसरा प्लेटों की बीच की दूरी पर, ये जो प्लेट है बच्चों, इसके प्लेट के बीच की दूरी d होता है, इसका क्षेत्रफल प्लेट का a होता है। तो प्लेटों के बीच की
दूरी पर, और तीसरा बच्चों माध्यम पर, माध्यम पर। ये तीनों पॉइंट लिख सकते हैं। क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्लेट के आकार बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगा। प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा देंगे, धारिता घट जाएगा। माध्यम, माध्यम अगर आ जाता है, जैसे मान लो पहले निर्वात था, कोई प्लेट डाल दिया जाए तो वहां पे क्या होगा, उसकी धारिता बढ़ जाती है, यानी माध्यम आ जाने से धारिता बढ़ जाता है बच्चों, ये लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन क्या है, अध्रुवीय परावैद्युत नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है। बहुत ही आसान लग रहा है बच्चों। परावैद्युत मतलब होता है एक लाइन में अचालक, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होता है, अर्थात इसमें धारा प्रवाह नहीं होता है। तो अध्रुवीय परावैद्युत का परिभाषा लिखेंगे, बढ़िया से सुने बच्चों कि खुद से आप लिख सकें। वैसा परावैद्युत पदार्थ, वैसा परावैद्युत पदार्थ जिसके परमाणुओं या अणुओं में, परमाणु या अणुओं में धनावेश के केंद्र बिंदु एवं ऋणावेश के केंद्र बिंदु एक दूसरे के संपाती होते हैं, तो उसे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। फिर सुन लीजिए, वैसा परावैद्युत पदार्थ जिसके परमाणुओं या अणुओं में धनावेश के केंद्र बिंदु एवं ऋणावेश के केंद्र बिंदु एक दूसरे के संपाती होते हैं, तो उसे अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। अब समझे एग्जाम्पल में, जैसे मान लेते बच्चों O2 H2, तो यहाँ पे क्या होगा ना, तो यहाँ पे जैसे कोई, अब इसका परमाणु है, तो जो धनात्मक आवेश का केंद्र बिंदु होगा वही ऋणात्मक आवेश का केंद्र बिंदु होगा, तो एक दूसरे के संपाती मतलब क्या हुआ, दोनों एक ही जगह। जैसे मान लेते हैं बिंदु A यहाँ पर हो गया, अब बिंदु B भी यहीं पर आ गया, तो कहेंगे A और B एक दूसरे के संपाती हो गया, यानी एक ही जगह आ गया। तो यहाँ पे धनात्मक आवेश का केंद्र बिंदु और ऋणात्मक आवेश का केंद्र बिंदु एक ही जगह पर होता है, एक दूसरे के संपाती होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। एग्जाम्पल में ये पिक्चर दिखा सकते हैं, ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, इसको क्या कह सकते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको तो उतार लेंगे बच्चों। इसके बाद ध्रुवीय परावैद्युत, तो वहां पे संपाती होते हैं, यहाँ पे संपाती नहीं होंगे। क्या लिखेंगे परिभाषा तो सुनो, वैसा परावैद्युत पदार्थ जिसके परमाणुओं या अणुओं में धनावेश के केंद्र बिंदु एवं ऋणावेश के केंद्र बिंदु एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं, तो उसे ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। जैसे समझें, जैसे H2O, CO2, NH3, बहुत सा कुछ इत्यादि। अब देखते हो यहाँ पे क्या होता है, इसमें कि आप H2O में देखते हो O, ये सीधा लाइन नहीं होता होगा, बल्कि इस तरह से तिरछा होता होगा। तिरछा क्यों हो गया, यहाँ पे धनात्मक आवेश का केंद्र बिंदु और ऋणात्मक आवेश का केंद्र बिंदु एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं, इसलिए जो है सीधा बहुत सा जो लिखता है बच्चों, इस तरह से सीधा इस तरह से कोई दिखाता है, ये गलत हो जाएगा बच्चों। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा परिभाषा है। विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो बच्चों सबसे आसान है, सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे किसका, विद्युत द्विध्रुव। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत मतलब आवेश, द्विव मतलब दो, ध्रुव मतलब सिरा। दो समान परिमाण वाले, आंसर लिखना बच्चों, इसका क्या लिखेंगे, दो समान परिमाण वाले विजातीय आवेश एक दूसरे के अत्यंत निकट स्थित हो, तो उस निकाय को, उस सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दें कि एक आवेश बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, -q, और दूसरा आवेश बच्चों यहाँ पे +q। ये डायपोल, दूरी दिखाएं तो रहता है बहुत एक दूसरे के निकट, लेकिन बहुत निकट हुआ देखने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा दूर करके दिखाए हैं। ये बच्चों क्या है, डायपोल। दो आवेश से, दोनों का आवेश का मान तो समान है, q, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, इसलिए विजातीय बोलते हैं। फिर से इसका परिभाषा क्या लिखें बच्चों, द्विध्रुव का परिभाषा, दो समान परिमाण वाले विजातीय
आवेश एक दूसरे के अत्यंत निकट स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं 2 कूलम, यहाँ -2 कूलम तो यहाँ पे 2 कूलम, यानी एक पर प्लस एक पर माइनस। अगर 3 दिखाएंगे तो यहाँ भी 3 दिखाना पड़ेगा। अगर कोई -3 कूलम दिखाया 2 कूलम तो ये डायपोल नहीं होगा, क्योंकि आवेश का मान समान होना चाहिए, चिन्ह विपरीत होना चाहिए, चिन्ह विपरीत होना। अगला क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, इसके बारे क्या लिखेंगे हम सब, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसका निकलता है, विद्युत द्विध्रुव का निकलता है। विद्युत द्विध्रुव का इसका परिभाषा सुनिए बच्चों, क्या लिखेंगे, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का मान तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। इसका SI मात्रक कूलाम मीटर होता है, इसे P से सूचित किया जाता है, अर्थात P बराबर Q × L। अब समझें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखें बच्चों क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखाएं बच्चों क्या, वेक्टर P और इसकी लंबाई कितना बच्चों यहाँ पे L। इसको बोलते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बोलते हैं द्विध्रुव की लंबाई। तो यहाँ पे P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसका परिभाषा क्या लिखा है, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का मान तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। इसका SI मात्रक कूलाम मीटर होता है, इसे P से सूचित किया जाता है, अर्थात बच्चों P का मान क्या लिखेंगे, Q। इसका भी मान देखा जाए तो Q आएगा, मोड़ लगा कर चेक कीजिए, यहाँ भी Q आएगा तो Q गुना इसकी लंबाई। ये बच्चों फॉर्मूला आ गया। मात्रक Q का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर। एक अन्य मात्रक होता है डेबाई। तो डेबाई क्या होगा, 1 कूलाम मीटर में 3 गुना 10⁻29 डेबाई होता है। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा बच्चों। तो बच्चों इसी तरह से और भी लेक्चर देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें, जिससे आपको बच्चों बहुत ही फायदा हो और दूसरे तक भी इसका फायदा पहुंच सके। तो बच्चों यहाँ तक आप वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपका ये चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी का जितने भी इंपॉर्टेंट लघुतरीय क्वेश्चन है, जो संभावना है कि उम्मीद है कि बच्चों एग्जाम में आएगा, आप देख सकते हैं एग्जाम के दिन कि कितना क्वेश्चन इससे आया है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखेंगे, दूसरे तक शेयर करेंगे। और फिर मिलते बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, जो हम सब विद्युत धारा के लघुतरीय प्रश्न की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर डिस्कशन होने के बाद हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और समझा के आपको समझाएंगे कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न को कैसे लिखेंगे जिससे नंबर भी मिल जाए और आप कैसे आपको याद कर सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लिखा जाएगा, या पढ़े होंगे भूल गए होंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट में सर कैसे ले आए। तो सारे कंसेप्ट बच्चों क्लियर करेंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।